हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर गणेश कौशिक। वेलकम यू ऑल ऑन टॉपर स्टॉप। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार तो 1 मिनट के लिए बात कर लेते हैं। गाइस, ये क्या है? मतलब आप वीडियो को सिर्फ 3 मिनट के लिए देख रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि आप ईपीएफओ एग्ज़ाम क्रैक कर देंगे। दिस इज़ यूपीएससी एग्ज़ाम। 3 मिनट के, अगर आप 15 मिनट की वीडियो भी सिर्फ 3 मिनट तक देख रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि आपकी तैयारी किस तरीके से चल रही है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि यूपीएससी ईपीएफओ के लिए अगर आप किसी और चैनल, साइट, किसी भी जगह पर आप जाते हैं तो आपसे पैसे भी चार्ज किए जाते हैं, पैकेज आपको लिया जाता है। यहाँ पे फ्री में आपको एक बेस्ट सोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है। और जगह जाके देखिए, यूपीएससी के अगर आप देखेंगे ना खोल के, तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि यूपीएससी उनको कभी अपने सपनों में भी नहीं पूछेगा। और यहाँ पे आपको बेस्ट सोर्स दिखाई दे रहा है और आप हमें ये सपोर्ट कर रहे हैं इस तरीके से। तो गाइस देखिए, अगर आपका यही एटीट्यूड रहने वाला है, आप अपने एग्ज़ाम के लिए सीरियस नहीं है, मत रहिए। बट हमारे चैनल जो है, हमें नहीं चाहिए कि वो बैकवर्ड लिस्ट में जाए। तो आप हमें क्लियरली बता दीजिए, रिस्पॉन्स से हमें पता चल ही जाएगा। हम अपने स्टैट्स जो है वो बिल्कुल रेगुलरली चेक करते हैं। तो अगर ऐसा ही कुछ रहा तो देखिए, यूपीएससी सिविल सर्विसेज के कैंडिडेट्स बहुत सीरियस होते हैं। यूपीपीसीएस भी आ चुका है, उसके कैंडिडेट्स भी बहुत सीरियस होते हैं। तो यूपीएससी ईपीएफओ के जो कुछ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स यहाँ पे हैं, उनके लिए कुछ वीडियोज़ आ जाएंगी, वरना फिर हम यूपीएससी ईपीएफओ से अपना जो फोकस है वो हटा रहे हैं और दूसरे जो सब्जेक्ट्स है उनके ऊपर शुरू कर रहे हैं। तो डिसीजन इज यूअर्स। और यार, पहली बात यह कि अगर आप ऐसी तैयारी अपनी करते रहेंगे तो गॉड में हेल्प यू, कोई हेल्प नहीं कर सकता, चाहे आप कितने चैनल देख लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, एक चीज़ और, लास्ट में आज मैंने अलग से क्वेश्चंस डाले हैं, तो प्लीज़ देख लेना, आप ही के फ़ायदे की बात है, वरना वी हैव अदर ऑप्शंस ऑल्सो। सो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ग्लोबल एनुअल रिपोर्ट जो है वो यूएन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने निकाली है अभी। तो उसके बारे में देखना ज़रूरी है यहाँ पे कि क्या इस रिपोर्ट के अंदर है, क्योंकि हमें पता है कि कोरोना वायरस के चलते पूरे वर्ल्ड के अंदर फूड क्राइसिस हो रखे हैं। एम्प्लॉयमेंट लॉस तो हुआ ही है, उसके बाद जो फूड क्राइसिस हो रहे हैं तो उसके ऊपर क्या रिपोर्ट्स है वो एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से आपके इंपॉर्टेंट होती है। तो जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, जो कि यूएन की एक ब्रांच है, उसने बेसिकली अभी अपनी 4th एनुअल रिपोर्ट को रिलीज़ किया है, जिसमें उन्होंने फूड क्राइसिस के बारे में बताया। तो देखिए, ये जो रिपोर्ट है, इसमें जो रिपोर्ट आई है, पॉइंट आया है, ये वाला जो पॉइंट है ये आपको एग्ज़ाम के लिए अच्छे से रट लेना है। फूड क्राइसिस जो है वो इस टाइम में 10% इंक्रीज़ हुआ है। तो ये वाला पॉइंट अपना नोट्स में लिख लेना, अच्छी तरीके से मिल जाएगा आपको ये, मतलब कि किस तरीके से फूड क्राइसिस हो रखा है। इसको क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है कि लिंक अप करके, कि एम्प्लॉयमेंट की रिपोर्ट आ चुकी है, कल आईएलओ की रिपोर्ट आ चुकी है, तो उससे रिलेट करके फूड क्राइसिस के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा देखिए, ये जो रिपोर्ट है उसमें ये कहा गया है कि 265 मिलियन पीपल जो है वो इस टाइम 2020 के अंदर फूड इनसिक्योरिटी को फेस कर रहे हैं। और ये कितना ज़्यादा बढ़ा है 2019 के कंपेरिजन में, ये अमाउंट बढ़ा है, क्योंकि 2019 के अंदर 135 मिलियन लोग ऐसे थे जो कि फूड इनसिक्योरिटी को फेस कर रहे थे 55 कंट्रीज़ के अंदर, और अब वो बढ़ के 265 मिलियन हो चुका है। उसके बाद देखिए, फाइनेंशियल फ्लोज की बात करते हैं। तो अगर हम देखते हैं 53 कंट्रीज़ को, तो 53 कंट्रीज़ में से 32 कंट्रीज़ के अंदर जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस जा रही है, मतलब कि जो हेल्प की जा रही है उनको, तो वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो फूड क्राइसिस पे की जा रही है। मतलब कि और इश्यूज़ तो अलग है। इतना ये देखिए कि 32 कंट्रीज़ के अंदर कितना सीवियर फूड क्राइसिस हो चुका है। उसके बाद एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से एक चीज़ जो आपको याद रखनी है वो ये है कि ये जो रिपोर्ट है ये यूएन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है ये मिलके बनाता है और फिर ये इसे सबमिट करता है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के। तो ये वाली जो चीज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को देखते हैं तो उस टाइम आपके दिमाग में क्या आएगा कि टेररिज्म से डील करना, क्राइम रिलेटेड चीज़ों से डील करना, पीस मेंटेन करना। बट यहाँ पे फूड क्राइसिस जो है वो अपनी जो मतलब कि फूड क्राइसिस से रिलेटेड जो एजेंसीज है, जब वो अपनी रिपोर्ट यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को सबमिट कर रहा है, तो ये पॉइंट आपका यूपीएससी प्रोस्पेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज़ टीम मास्क फोर्स। तो देखिए, हमें अपनी इंडियन क्रिकेट टीम जो है वो हमेशा से पसंद है, बट यहाँ पे जो टीम इंडिया है उसने अब एक इनिशिएटिव लिया है जिसमें कि उसने टीम मास्क फोर्स को बनाया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, विराट कोहली है, सौरव गांगुली है, सचिन तेंदुलकर है। तो इनके मास्क आप देखिए कि इन्होंने यहाँ पे वी का सिंबल बना रखा है अपने मास्क के ऊपर। हम जैसे सौरव गांगुली जी को दादा के नाम से बोलते थे, उन्होंने दादा के नाम से कर रखा है, और सचिन तेंदुलकर को उनकी टी शर्ट के पीछे जो 10 नंबर लिखा होता था उससे जाना जाता था। तो इन्होंने अपने मास्क खुद घर में बनाए हैं और अपने नंबर्स मेंशन करे हैं। तो देखिए, ये जो बेसिकली टीम मास्क फोर्स है ये बीसीसीआई ने
क्रिएट की है। और इसमें इंडिया के जो मोस्ट फेमस क्रिकेटर्स हैं जैसे कि सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, सौरव गांगुली और राहुल द्रविड़, इन्होंने इनिशिएटिव लिया है। और इसमें क्या है कि यहाँ पे मास्क जो है उसके वियर करने की जो इम्पोर्टेंस है वो बताई गई है। तो यहाँ पे एक अवेयरनेस मैसेज दिया गया है इन क्रिकेटर्स के थ्रू। और देखिए जो मास्क इन्होंने पहने हुए हैं ये इन्होंने खुद अपने घर पे बनाए हैं, खुद मॉडिफाई करे हैं। तो इस तरीके से जो लोग मास्क नहीं लगाते, कहते हैं कि हमारे पास मास्क नहीं है, तो ये वाला जो मैसेज है इसको ख़त्म किया है कि ऐसा नहीं है, आपके घर में कुछ भी आप उससे मास्क बना सकते हैं। इवन आप अगर हैंकी है तो आप हैंकी भी अपने फेस पे लगा सकते हैं। नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट CSIR क्लिनिकल ट्रायल ऑफ सेप्सीवैक ड्रग ऑन क्रिटिकली इल कोविड-19 पेशेंट। तो अब तक देखिए हमने न्यूज़ में देखा था कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो थी वो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी। अमेरिका और इंडिया के बीच भी बहुत इश्यूज़ हुए। अब इंडिया जो है वो ट्रांसपोर्ट भी कर रही है, उसको कर रही है इम्पोर्ट। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ है कि जो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है उन्होंने अप्रूव कर दिया है एक दूसरे ड्रग को जिसका नाम है सेप्सीवैक, उसका ट्रायल करने के लिए। तो ये जो DGCI ने अप्रूव किया है इस ड्रग को, तो उसके बाद जो ये साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट है हमारा सेंट्रल लेवल का, तो उसने जो है ट्रायल शुरू कर दिए गए हैं इसके। और उसके बाद इंडिया जो है वो ये डिसाइड कर दिया कि जैसे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को पहले एम्प्लॉय किया था, अब रीपर्पस करके इस ड्रग को भी एम्प्लॉय किया जा सके। तो ये सेप्सीवैक ड्रग बेसिकली है क्या? देखिए सेप्सीवैक ड्रग जो है वो आज भी इंडिया के अंदर और जगह यूज़ होता है। क्या होता है कि कोई पेशेंट जो है अगर उसके अंदर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आ जाता है, बैक्टीरिया जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक ग्राम पॉजिटिव, एक ग्राम नेगेटिव। तो जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं उसकी वजह से जो सेप्सिस होता है, सेप्सिस क्या होता है? जब इन्फेक्शन हो जाता है, पस बनना शुरू हो जाता है किसी चीज़ के अंदर, कोई चीज़ सड़नी शुरू हो जाती है। तो ग्राम नेगेटिव की वजह से जो सेप्सिस के पेशेंट्स होते हैं उनको डील करने के लिए सेप्सीवैक को यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब जो सिम्टम्स है और जो एलिमेंट्स है क्रिटिकली इल कोविड-19 पेशेंट के और ग्राम नेगेटिव सेप्सिस के वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो इस वजह से कहा जा रहा है कि कोविड-19 पेशेंट्स के अंदर भी सेप्सीवैक को यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि जो इम्यून सिस्टम होता है सॉरी इम्यून सिस्टम जो होता है इन पेशेंट्स का, उनमें एक मैसिव चेंज आता है दोनों ही कंडीशन में। और वो मैसिव चेंज क्या है? साइटोकिन प्रोफाइल्स के अंदर। जैसे ही कोई पेशेंट जो है कोविड-19 का पेशेंट है उसकी डेथ होती है तो वहाँ पे साइटोकिन स्टॉर्म आ जाती है। अब ये साइटोकिन स्टॉर्म क्या है, साइटोकिन है क्या, ये मैं आपको बता दूँ कि ये मैं आपको पहले डायग्राम के थ्रू बताती हूँ। तो ये देखिए, ये जो है एक टारगेट सेल है। टारगेट सेल कौन सा? मतलब कि इन्फेक्टेड सेल है। ठीक है, तो हमारी बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन आया तो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम क्या करेगा? एंटीबॉडीज बनाएगा। तो ये जो टारगेट सेल था इसके ऊपर आके एंटीबॉडी ने रिएक्ट किया। अब ये एंटीबॉडी जब रिएक्ट हुई तो यहाँ पे क्या हुआ कि अलग से एक इम्यून इफेक्टर सिस्टम बना। ये जो टारगेट सेल था इसकी डेथ हो गई क्योंकि एंटीबॉडी ने इसके ऊपर काम कर दिया। अब जैसे ही इस सेल की डेथ होगी ये कुछ टॉक्सिक अमाउंट रिलीज करेगा, मतलब कि टॉक्सिक केमिकल कंपाउंड रिलीज करेगा। इस तरीके से ये होता है साइटोकिन। तो ये वाला जो एक डेथ सेल के साथ, जो एक डेड सेल है उससे निकल रहा है एक केमिकल अमाउंट जो कि टॉक्सिक है, उसको हम साइटोकिन कहते हैं। तो देखिए जो साइटोकिन होता है, जो स्टॉर्म ये आती है, ये इम्यून सिस्टम में क्या करता है कि जितने भी इन्फेक्टेड सेल्स है और अनइन्फेक्टेड सेल्स है सभी को इफेक्ट करता है। मतलब कि जो सेल्स अनइन्फेक्टेड है उनके ऊपर तो वर्क करेगा ही करेगा, जो इन्फेक्टेड है उन पे भी वर्क करेगा। तो इसमें क्या होता है कि जब कभी भी अगर हम जिंदा भी हो और हमारी बॉडी के अंदर ऐसा कुछ हो रहा है तो साइटोकिन रिलीज होता ही होता है। तो जिसकी वजह से अब जो है ये चीज़ डेंजरस होती जा रही है। तो साइटोकिन जो होता है वो बेसिकली कब प्रोड्यूस होता है? बॉडी के अंदर इन्फेक्शन के टाइम में होता है। और यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइटोकिन्स भी होते हैं, जैसे कि इंटरफेरोन्स है, लैम्फोकिन्स है, इंटरल्यूकिन्स है, ट्यूमर नेक्रोसिस जो होता है इसमें साइटोकिन्स ही काम करते हैं। तो साइटोकिन आपको याद रखना है, जब मैं साइंस के लेक्चर्स बनाऊंगी तब मैं इसको अच्छे से डिस्क्राइब भी कर दूंगी आपको। नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया जो है वो 142 रैंक उसकी आई है। ये आपके लिए क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर आपको याद हो तो मैंने लास्ट अपनी जो लेबर एक्ट थी उसमें मैंने आपको जर्नलिस्ट रिलेटेड लेबर एक्ट के बारे में बताया था। ठीक है, फिक्सेशन ऑफ वेजेस ऑफ जर्नलिस्ट जो थी, तो इस वजह से ये आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से क्या हो जाती है? इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो यहाँ पे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है उसमें ये कहा गया है कि 2019 में अगर हम देखें तो
किसी भी जर्नलिस्ट का इंडिया के अंदर मर्डर नहीं हुआ है। अगर हम 2018 के कंपैरिजन में इस चीज़ को देखते हैं तो इस इंडेक्स में ये कहा गया है कि 6 मर्डर जो थे वो हुए थे जर्नलिस्ट के 2018 के अंदर, बट 2019 के अंदर ऐसा नहीं हुआ था। तो पहली चीज़ तो आपको ये जो 142nd जो रैंक मिली है ये एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से आपको याद रखने की चांसेस है कि आपसे पूछा जा सकता है लेबर इश्यूज़ के अंदर ही। उसके बाद ये कहा गया है कि अलग अलग जो कंट्रीज़ है उनमें क्या रैंकिंग आई है। तो पाकिस्तान की अगर हम रैंकिंग देखते हैं तो 145 रैंक है, जो कि 3 प्लेसेस नीचे चला गया है। वहीं पे जो बांग्लादेश है उसकी रैंक है 151। तो देखिए पाकिस्तान और बांग्लादेश की हमें जानना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि वो हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ है। हमेशा इंडिया को कंपेरिजन किया जाता है जब हम कभी भी कोई भी रिपोर्ट आती है, कोई भी रैंकिंग आती है। और इसके बाद देखिए क्या होता है कि जब कोई भी रैंकिंग आती है तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि फर्स्ट रैंक किसकी आई है। तो जो नॉर्वे है उसमें फर्स्ट रैंक आई है। नॉर्थ कोरिया जो है उसकी आप देख सकते हैं कितनी कम है, 180 है। और जो चाइना है उसकी 177th रैंक है। तो इंडिया जो है इसने इस बार अच्छा परफॉर्म किया है। अब ये तो आपको याद रखना ही रखना है एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से। दूसरी चीज़ आपको क्या याद रखनी है कि ये इंडेक्स बनाया कैसे जाता है। तो ये जो इंडेक्स कंपाइल किया जाता है और पब्लिश किया जाता है वो रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स एक NGO है उसके थ्रू किया जाता है। ये पेरिस में है, NGO नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। और 180 कंट्रीज़ जो है ये यहाँ पे रैंक की जाती है। तो देखिए 180 कंट्रीज़ रैंक की जा रही है और नॉर्थ कोरिया इसके अंदर लास्ट में आता है। मतलब कि नॉर्थ कोरिया के अंदर जो जर्नलिस्ट को मर्डर किया जाता है वो ज़्यादा, और चाइना के अंदर भी कुछ ज़्यादा अच्छी सिचुएशन नहीं है 177 में। तो फिर यहाँ पे इंडेक्स के बेसिस पे ये बताया गया है कि जो साउथ एशिया है वो परफॉर्म उसने लिस्ट किया है कंपेयर टू अदर रीजन। तो ये वाला पॉइंट भी आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट अप्रैल 23 वर्ल्ड बुक डे। तो देखिए कई बार क्या होता है कि UPSC पूछ लेता है, ठीक है, तो मैं नहीं चाहती कि कोई कसर छूटे आपकी, तो इस वजह से मैंने ये पॉइंट डाल दिया यहाँ पे। तो हर साल जो है वर्ल्ड बुक डे या फिर इंटरनेशनल डे ऑफ बुक जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है, 23 अप्रैल को किया जाता है। और इसको ऑर्गेनाइज किसके थ्रू किया जाता है, UN एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, यूनेस्को के थ्रू। तो ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए ये जो वर्ल्ड बुक डे है उसको सेलिब्रेट कब से किया जा रहा है, सिंस 1995 से। और इसका आइडिया जो है वो एक राइटर ने ही दिया था जिसका नाम था विसेंटे क्लेवल एंड्रेस। तो ये जो इन्होंने आइडिया दिया था, और ये किसकी डेथ एनिवर्सरी के लिए मनाया जाता है, एक ऑथर थे जिसका नाम था मिग्यूल डी कैरवेंटेस। इनके नाम पे जो है मतलब कि इनकी डेथ एनिवर्सरी पे वर्ल्ड बुक डे को सेलिब्रेट किया गया था। तो चलिए आप क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। अच्छा, वन थिंग मोर, तृप्ति जायसवाल, आपने कहा था कि फ़ॉन्ट का थोड़ा इशू है आपको, तो आई होप अब आपका जो है ये सेटिस्फेक्शन हो गया होगा। आपको अब फ़ॉन्ट्स अच्छे तरीके से दिख रहे होंगे। और अगर आप लोगों में से किसी के भी पास कोई और हमारे लिए सजेशन है जिससे हम वीडियोस को और इम्प्रूव कर सकते हैं तो हम ज़रूर करेंगे, तो प्लीज़ सजेशन दीजिए उसके लिए। और थैंक यू तृप्ति ये सजेशन देने के लिए। तो चलिए टेस्ट योर नॉलेज से शुरू करते हैं। मैंने आपको कल एक क्वेश्चन दिया था, विद रिगार्ड टू ह्यूमन कोरोना वायरसेस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो यहाँ पे देखिए NL63 और HKU1 वर फर्स्ट आइडेंटिफाई इन नीदरलैंड। एंड सेकेंड स्टेटमेंट थी इसमें, मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम वॉज ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन फ्रॉम ड्रोमेड्री कैमल्स। तो देखिए ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल ठीक है। तो C ऑप्शन इज करेक्ट, बोथ 1 और 2। तो कॉन्ग्रेचुलेशन लोकेश, आपने सबसे पहले आंसर किया था। आई होप आप सीरियस कैंडिडेट्स में से होंगे जो इन वीडियोस को देख रहे होंगे। तो देखिए पढ़िए, अपने एग्जाम को अच्छे से क्लियर कीजिए। हम भी आप विश करते हैं कि आप जल्दी से जल्दी अपने एम को। हाँ, तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में पूछा गया है। आपको याद हो तो मैंने अपने पॉलिटी के चैप्टर में सबसे पहले बताया था कि कौन है यहाँ पे। तो A जो है वॉरेन हेस्टिंग, B इज़ विलियम बेंटिंग, C इज़ लॉर्ड डलहाउजी, D इज़ लॉर्ड कैनिंग। तो एक बार आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो देखिए ए ऑप्शन वॉरेन हेस्टिंग जो है वो सही है। और एक थी चीज़ और कि जो न्यू स्टूडेंट्स है जो कि जिसने अभी सब्सक्राइब किया और वो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैंने बता दूं कि जो PDF है इसकी लेक्चर्स की सभी की, वो टेलीग्राम चैनल पे, और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और एंड तक देखिएगा, क्योंकि ये आपके ही फ़ायदे की बात है, ठीक है। तो वॉरेन हेस्टिंग के बारे में हम एक बार देख लेते हैं। तो देखिए वॉरेन हेस्टिंग जो थे वो 6 दिसंबर 1732 से लेकर 22 अगस्त 1818 तक रहे थे। ये एक इंग्लिश स्टेट्समैन थे जो कि फर्स्ट गवर्नर बने थे फोर्ट विलियम बंगाल के। बाद में इनको गवर्नर जनरल बना दिया गया था। तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो है वो 1773 से 1785 तक ये रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर्टिकल 359 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑथोराइज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू सस्पेंड द राइट टू मूव एनी कोर्ट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो इसमें कहा गया है कि आर्टिकल 359 के अंदर प्रेसिडेंट जो है
वो कब इस राइट को सस्पेंड करते हैं जिसमें हम अपने फंडामेंटल्स राइट के लिए, जो फंडामेंटल राइट्स के लिए कोर्ट्स में जा सकते हैं। तो ए नेशनल इमरजेंसी के टाइम में, बी आ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट, सी आ फाइनेंशियल इमरजेंसी एंड डी इज नन ऑफ द अबव। तो एक बार इसे पोस्ट की इसके आंसर कीजिए। ओके डन। तो देखिए ए जो है नेशनल इमरजेंसी के टाइम में जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं वो सस्पेंड कर देते हैं सारी चीज़। तो जब भी इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन होता है, मतलब नेशनल इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन होता है, तो उस टाइम में एनफोर्समेंट जो होती है राइट्स की, कौन से राइट्स, एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21 जो कि ऑर्डर में मेंशन होते हैं प्रेसिडेंट के, जितनी भी प्रोसीडिंग्स कोर्ट के आगे पेंडिंग होती है और एनफोर्समेंट ऑफ राइट के लिए अगर कोई पर्सन जाना चाहता है तो उस पीरियड के लिए उसे सस्पेंड कर दिया जाता है जब तक कि प्रोक्लेमेशन जो है वो इनफोर्स रहती है, मतलब वो शॉर्ट पीरियड टाइम के लिए सभी चीज़ें सस्पेंड हो जाती है एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। तो आपको इनके बारे में बताना, ए इज गबान, बी इज गोदान, सी इज गाइड एंड डी इज मानसरोवर। एक बार वीडियो को पोस्ट कीजिए, इसे कीजिए अटेम्प्ट। ओके डन। तो देखिए जो सी ऑप्शन है, गाइड जो बुक है, ये मुंशी प्रेमचंद के थ्रू नहीं लिखी गई थी, गबान, गोदान और मानसरोवर तीनों उनके थ्रू दी गई थी। नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट द ब्रिटिश गवर्नर जनरल एंड वाइसरॉय हु सर्व फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड इन इंडिया वॉज। तो देखिए यहाँ पे पूछा गया कि कौन से ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे पहले और फिर उनको वाइसरॉय बनाया गया और जिन्होंने इंडिया में सबसे लंबे टाइम के लिए सर्व किया था, उनका नाम आपको बताना। तो ए इज लॉर्ड इरविन, सेकेंड इज लॉर्ड डलहौजी, सी इज लॉर्ड कर्जन एंड डी इज लॉर्ड लिंटको। तो एक बार इसको अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो देखिए बी ऑप्शन इज करेक्ट। लॉर्ड डलहौजी जो थे उन्होंने बहुत सारे चेंजेस भी लेके आए थे, जैसे कि आपके सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स आ गए, पुलिस रिफॉर्म्स आ गए और उसके बाद जो है नॉट पुलिस रिफॉर्म्स, तो उसके बाद जो है लॉर्ड डलहौजी जो थे वो लॉन्गेस्ट टाइम पीरियड के लिए इंडिया के अंदर रहे थे। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपके लिए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे हु अमंग्स द फॉलोइंग हैड कॉल्ड रविंद्रनाथ टैगोर एज द ग्रेट सेंटिनल। तो आपको इसके बारे में बताना, ए इज अबुल कलाम आज़ाद, बी इज महात्मा गांधी, सी इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड डी इज सुभाष चंद्र बोस। तो इसको आप अटेम्प्ट कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका क्या आंसर है। और गाइज मैं दोबारा एक स्ट्रिक्ट वार्निंग आपको दे रही हूँ कि अगर आप पढ़ना चाहते हैं, रियल में पढ़ना चाहते हैं, तो आप टॉपर स्टॉप के साथ कनेक्ट रहिए। अगर ये 3-4 मिनट की वीडियोस देखनी है तो वी विल शिफ्ट आवर फोकस। हम चाहते नहीं है कि हम अपने सीरियस कैंडिडेट्स के साथ ऐसा करें, बट यार वी डोंट हैव एनी ऑप्शन ना। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिएगा और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।